हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये महेश वर्णवाल एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। इसमें क्लास 6 टू 12th हिस्ट्री पूरी तरह से कवर है। आज का टॉपिक है हर्ष और उसका साम्राज्य, अध्याय 15। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में देख लेते हैं। यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो पुष्यभूति वंश, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन, प्रशासन, बौद्ध धर्म और नालंदा। सबसे पहले पुष्यभूति वंश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसी के नाम पर यह पुष्यभूति वंश के नाम से विख्यात हुआ। पुष्यभूति ने गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब में अपनी सत्ता स्थापित कर ली तथा थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। थानेश्वर के पुष्यभूति वंश जो है, इसका जो क्रम है याद रखिएगा। जो शासक हैं नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, इनका विवाह महासेन गुप्ता देवी से हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रभाकर वर्धन और इसके बाद नरसिंह गुप्त बालादित्य, इनके दो पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम राजवर्धन द्वितीय हर्षवर्धन था, पुत्री राजश्री थी। पुत्री का विवाह वल्लभी के ध्रुव सेन द्वितीय के साथ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और लास्ट जो शासक थे धरासेन चतुर्थ वल्लभी। इसके बाद प्रभाकर वर्धन के बारे में देख लेते हैं। वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। उसे हूण हरिण केसरी यानी हूण रूपी हरिण के लिए सिंह समान, सिंधुराज यानी सिंधु राज के लिए ज्वर के समान, और गुर्जर प्रजागर गुर्जरों की नींद हराम करने वाला, और गंधाराधिपगंध जो है गंधाराधिपगंध द्विकूट हस्तिन ज्वरो। ठीक है, द्वीपकूट हस्तिन ज्वरो देखिए गंधार के राजा रूपी सुगंधी राज के लिए महान हस्त ज्वर या घातक महामारी के समान, लाट पाट व पाट चरो यानी चंचलता को नष्ट करने वाला, एवं मालवा लक्ष्मी लता परशु मालवा की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान बताया गया है। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने मौखरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मौखरी वंश जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। मौखरी मूलतः गया यानी बिहार के निवासी थे। ये गुप्त शासकों के सामंत थे। मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा समय 510 ईस्वी है, तो इसके संस्थापक हरिवर्मा था, जिसने कनौज में एक राज स्थापित किया था। मौखरियों के इतिहास के विषय में बाण भट्ट रचित हर्षचरित्र, हरहालेख, ठीक है, बारामबाकी उत्तर प्रदेश, अस्सिरगढ़ से प्राप्त ताम्र मुद्रा लेख, मौखरी वंशी मुद्राओं यानी फैजाबाद के भिटौरा से प्राप्त, यहां से जो है महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो हर्षचरित, ठीक है, वाण भट्ट रचित जो है हर्षचरित, हरहालेख, ठीक है, अस्सिरगढ़ से प्राप्त ताम्र मुद्रा लेख, मौखरी वंशी मुद्राओं से महत्वपूर्ण इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस वंश में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सरवर्मा, अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा आदि शासक हुए। मौखरी शासक ग्रह वर्मा का विवाह थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री यानी हर्षवर्धन की बहन के साथ हुआ था। राजवर्धन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के बाद राजवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा। उसी समय उसे समाचार मिला कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर कनौज पर आक्रमण किया है। तो राजवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर जब बैठा तो उसे समाचार मिला कि बंगाल के जो शासक शशांक और मालवा के जो शासक देवगुप्त है, इन्होंने मिलकर कनौज पर आक्रमण कर दिया है तथा ग्रह वर्मन की हत्या कर राजश्री को कैद कर लिया है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं हर्ष साम्राज्य की जो सीमाएं हैं, हर्ष है, इसके जो सीमाएं हैं यहां से लेकर ऐसे ऐसे ये सीमाएं जो है इस तरह से जो है पूरी तरह से इंडिकेट है ये। ठीक है, ये रहा आपका, ये भी है, यहां पे है थानेश्वर, ये है कनौज जो राजधानी परिवर्तन करता है। तो मैप को एक बार अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। इस घटना की सूचना पाकर जो है राजवर्धन कनौज के सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसने देवगुप्त की सेना को पराजित कर दिया, परंतु शशांक जो बंगाल का गौण शासक था, इसने विश्वासघात करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हर्षवर्धन का समय आता है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक जो है प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। वह प्रभाकर वर्धन व यशोमती का पुत्र था। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन था।
राजवर्धन की हत्या के पश्चात 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना था। सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात उसने शशांक से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की तथा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वह कनौज की ओर बढ़ा। मार्ग में उसे कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का दूत हर्ष बेग मिला, जिसने हर्षवर्धन के समक्ष अपनी राजा की ओर से मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे हर्ष ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ने पर उसे मंडी से सूचना मिली कि राजश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल चली गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसने राजश्री को उस समय खोज निकाला जब वह सती होने जा रही थी। हर्ष उसे वापस कनौज ले आया। ग्रह वर्मन की हत्या के पश्चात उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पर कनौज के मंत्रियों और राजश्री की सहमति से हर्ष कनौज का शासक बन गया। हर्ष ने कनौज को राजधानी बनाया, जहां से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। यह प्रदेश 6ठी सदी के उत्तरार्ध से अचानक राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंच गया था। हर्ष के समय से लेकर कनौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था। कनौज का क्षेत्र द्वाब के मध्य में स्थित था। 7वीं सदी में कनौज की उचित ढंग से किलाबंदी की गई। हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से ज्ञात होता है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। तो बाणभट्ट ने किस पुस्तक को लिखा था? हर्षचरित नामक पुस्तक को। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। ह्वेन-त्सांग के अनुसार हर्षवर्धन की सेना में 60,000 हाथी तथा 1 लाख घोड़े थे। हर्ष सूर्य एवं शिव का उपासक था। ह्वेन-त्सांग के अनुसार अगर बात करें तो हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र, याद रखिएगा, ह्वेन-त्सांग के अनुसार हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र कहा तथा अपना उपनाम शिलादित्य रखा। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। उसका राज कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत तक विस्तृत था। पूर्वी भारत में उसे शैव शासक से युद्ध करना पड़ा। पूर्वी भारत में हर्ष को शैव शासक से, जो शैव शासक थे, इनसे युद्ध करना पड़ा। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। प्रशासन के बारे में अगर डिस्कस करें तो हर्ष के समय में शासन व्यवस्था का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था। राजा अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था। राज प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति तथा राष्ट्र में विभाजित था। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र यानी सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने बताया है कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में विभाजित थी, जिसमें से एक भाग राजा के व्यय के लिए और दूसरा भाग धार्मिक कार्यों के लिए रखा जाता था। देखिए, हर्षकालीन ताम्र पत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है: भाग, हिरण्य तथा बलि। भाग कर भूमि कर था, जो राज्य की आय का मुख्य साधन था। कृषकों से उनकी उपज का 6ठा भाग लिया जाता था। याद रखिएगा, हिरण्य कर नगद लिया जाता था, जिसे संभवतः व्यापारी देते थे। बलि कर के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। संभव है यह एक प्रकार का धार्मिक कर रहा होगा, अनुमान है। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी थे। सिंहनाद ये सेनापति थे। कुंतल अश्व सेना का यह प्रधान था। स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान था और सामंत या महाराज ये नागरिक प्रशासन का प्रमुख था। ह्वेन-त्सांग के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। ह्वेन-त्सांग हर्ष की सेना को चतुरंगड़ी कहता था। जो हर्ष है, ह्वेन-त्सांग हर्ष की सेना को चतुरंगड़ी कहता था। हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं नालंदा और सोनीपत से प्राप्त हुई है। सोनीपत की मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चित्रण है। नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष नाम लिखा हुआ है और उसे माहेश्वर, सार्वभौम और महाराजाधिराज कहा गया है। ह्वेन-त्सांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कनौज के निकट एक संघाराम में स्थापित किया था। नेपाल में हर्ष संवत 606 ईस्वी हर्ष संवत के प्रचलन यानी अंशु वर्मन और उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा
इनके आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल पर हर्ष का आधिपत्य था। तो हर्ष संवत के प्रचलन और उसके उत्तराधिकारी के द्वारा इस आधार पे कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल पर हर्ष का जो है आधिपत्य था। हर्ष ने उत्तरी उड़ीसा यानी ओड्र, उत्तरी उड़ीसा, इसके बाद कोगोंडा, दक्षिणी उड़ीसा का गंजाम जिला व कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो ओड्र, कोगोंडा और कलिंग पर इसने विजय प्राप्त की और इन विजयों के पश्चात हर्ष उत्तरी भारत का जो है स्वामी बन गया और उसने याद रखिएगा क्या, सकलोत्रा पथनाथ की उपाधि धारण की। सकलोत्रा पथनाथ। ह्वेनसांग का जो विवरण है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। हर्ष के शासन काल का महत्व चीनी यात्री ह्वेनसांग के भ्रमण को लेकर है। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए भारत पहुंचा। इसने नालंदा महाविद्यालय में अनेक वर्षों तक अध्ययन किया। आचार्य शिलभद्र हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है। ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्ष बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया। उक्त चीनी विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा वैशाली पतन की अवस्था में थे, यानी इनका अस्तित्व समाप्त होना था। ठीक है। ह्वेनसांग ने शूद्रों को, जो क्षुद्र थे, ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। इस यात्री ने मेहतर, चंडाल आदि अछूतों का वर्ण किया है। वे गांव के बाहर बसते थे और लहसुन प्याज खाते थे। चीन से भारत आने वाले जो प्रमुख यात्री हैं ह्वेनसांग, इसका समय 636 से 45 ईस्वी और विशेष जो तथ्य है हर्षवर्धन के समय में भारत ये आया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय में। भास्कर वर्मन तथा हर्षवर्धन की राजसभा में ये रह रहा था। इसके बाद फाह्यान, समय है 399 से 414 ईस्वी और स्कंद गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में ये आया। चीन से भारत आने वाला ये प्रथम बौद्ध भिक्षु था। इसके बाद एत्सिंग, समय 671 से 95 ईस्वी, समुद्री मार्ग से यह भारत आया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चीन में दूत भेजने वाले शासक, चीन में दूत भेजने वाले जो शासक थे हर्षवर्धन, ये पुष्यभूति वंश का मतलब कि शासक था। नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश, यशोवर्मन कनौज नरेश था और कलोतुंग प्रथम ये चोल वंश था। ये लोग चीन में दूत भेजने वाले शासक थे। हर्षवर्धन था, नरसिंह द्वितीय, यशोवर्मन और कलोतुंग प्रथम। बौद्ध धर्म और नालंदा, देखिए सबसे विख्यात केंद्र नालंदा महाविहार था, जहां बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित करने के लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय था। ऐसा कहा गया है कि महाविहार में 10,000 छात्र थे, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु थे, जिन्हें महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। एक अन्य चीनी यात्री जो था एत्सिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया था। उसके अनुसार इस महाविहार में केवल 3,000 भिक्षु रहते थे। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांवों के राजस्व से होता था। एत्सिंग ने इस संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया है। हर्ष की धार्मिक नीति सहनशील थी। वह आरंभिक जीवन में शैव था, ठीक है, शैव धर्म को मानता था, परंतु धीरे धीरे बौद्धों के प्रभाव से उसने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कनौज में एक विशाल सम्मेलन जो है आयोजित किया। सम्मेलन में शस्त्रार्थ का आरंभ ह्वेनसांग ने किया था। याद रखिएगा। कनौज के बाद उसने प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया, जहां हर्ष ने अपने शरीर के वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्तुओं को दान कर दिया। बाण भट्ट ने अपने आश्रयदाता के आरंभिक जीवन का चाटुकारितापूर्ण चित्रण हर्षचरित नामक पुस्तक में किया है। चाटुकारितापूर्ण चित्रण। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। यहां से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो हर्ष के 3 नाटक हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। याद रखिएगा, रट्टा मार जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दक्कन और दक्षिण भारत के राज, तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। और देखिए आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है।